एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और एक बार फिर से आप मुझे देख रहे हो। देखिए, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और मैं समय समय पर जो है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आता रहता हूं। तो आज मैं जो विस्तृत दिशा निर्देश अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं, रीट लेवल 1 और 2 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित, उसके बारे में हम एक एक करके बातें करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और जो साथ में घंटी का जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो मेरी तरफ से अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उस फैक्ट से आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत नॉन टीएसपी तथा टीएसपी क्षेत्र हेतु सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर पात्रता जांच हेतु पदवार विषयवार 2 गुणा अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। कहने का आशय यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके प्राप्तांकों के आधार पर पात्रता जांच हेतु 2 गुणा अभ्यर्थियों को, आपको पता है, सारी चीज़ें क्लियर है। इस सूची में नाम आ जाने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। यानी कभी आप ये समझ रहे हो कि 2 गुणा कट ऑफ में नंबर आ गया है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पंचायती राज नियम विज्ञप्ति संख्या इतना और तथा बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी के नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाए। यानी सभी जब 1 गुणा में सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और कैंडिडेट पात्र पाया जाएगा, एलिजिबल पाया जाएगा, जो भी दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार, तभी सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थियों की पात्रता जांच संबंधी कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक व स्थान पर अभ्यर्थी के व्यक्ति से उपस्थित होने पर शाला दर्पण पोर्टल मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। देखो, तो ऐसा नहीं है, आपको स्वयं उपस्थित होकर के आपका ऑफलाइन आप स्वयं उपस्थित होंगे और ऑफलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। पंचायती राज नियम 277 के अनुसार पात्रता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी पात्रता के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का जो रेगुलेशन होगा वही अंतिम होगा। जो थर्ड है, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन स्थान व दिनांक की जानकारी उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल व ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाए। यानी जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे और जो ईमेल आईडी दी थी, उसी पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई, जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उसकी, और उसमें स्थान और डेट से संबंधित सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी कि इस कार्यालय में यहाँ पे और कितने बजे से कितने बजे तक और कितने तारीख को आपको आना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे पूरा देखें, सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप दिशा निर्देश, आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं समझे तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर सकते हैं। ठीक है भाई।
इस हेतु अभ्यर्थी को शाला दर्पण मॉड्यूल राजशाला दर्पण .nic.in स्टाफ सिलेक्शन पर रजिस्ट्रेशन करवाना। देखो आज 2 जुलाई है, हालांकि आज मैंने सुबह कोशिश करी थी लेकिन जो है नहीं हो पाया, मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन आप आराम से इस साइट पे जाके राजशाला दर्पण .nic.in इस साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन शायद आज शाम से शुरू हो जाएंगे, तो आप टेंशन ना करें, मस्त रहें, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस साइट पे चले जाना, ठीक है। उसमें फिर आपको जो है स्टाफ सिलेक्शन का कॉलम आएगा, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का कॉलम आएगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आपसे एप्लीकेशन जो है नंबर पूछा जाएगा और आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी और आप आराम से जाके वहाँ पे अपना करा सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल पते, एसएमएस पर ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी। अतः समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इन्हें निरंतर चेक करें और निर्देशों का पालन करें। यानी आप लगातार जो है मेल देखते रहें, ठीक है, लगातार मोबाइल पर जो मैसेज हैं उनको देखते रहें, कभी चूक न जाएं। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर व ईमेल बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन में जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं और जो मेल आईडी दे रखी है, अगर वो बंद है तो विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप स्वयं रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय गलत मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर दिए गए तो निदेशालय में उपस्थित होकर मोबाइल परिवर्तित करवा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि भाई आपने गलती से आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है तो आप निदेशालय जाएं और निदेशालय जा कर के अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा लें। अब आ जाइए नंबर 6, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। आवेदन में अंकित गृह जिले अथवा नज़दीक के गृह जिले में किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, नज़दीकी। राज्य से बाहर के समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित स्थान व दिनांक को किया जाएगा। जो राज्य से बाहर हैं उनके लिए अलग जो है शेड्यूल होगा, अलग से स्थान और आपको डेट बता दी जाएगी। किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध होने पर उसकी प्रार्थना पर उसका एक ही दिन में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सके। यानी कहने का मतलब कोई कैंडिडेट है वो 2 विषयों से सिलेक्शन हो गया है तो उसका एक ही दिन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इसके लिए प्रार्थना एप्लीकेशन देगा। इस हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों के पृथक पृथक सेट प्रस्तुत करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ही सेट ले जाए, मतलब अकॉर्डिंग टू 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो सेट लेके जाएगा तो नहीं होगा, मतलब उसको 2 और 2 4 सेट तैयार करवाने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट के यानी 2 सेट, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र, उसके बाद सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, शैक्षिक व प्रशैक्षिक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां, ठीक है, कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो एक तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र था वो, फिर डिटेल्ड जो कम स्क्रूटनी फॉर्म जो था आपका जो भरा गया है, एक जो मूल आवेदन था वो, और आपकी जितनी भी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो आपने 10वीं 12वीं बीए बीएड जो किया है ना, उसमें शैक्षिक क्या हुआ, जैसे 10वीं 12वीं शैक्षिक हो गई, बीए शैक्षिक हो गई, लेकिन बीएड प्रशैक्षिक हो गई, ठीक है। तो वो सारे प्रमाण पत्र, अगर जैसे कोई कैंडिडेट ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जिसमें भी आता है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। विशेष श्रेणी, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित करते हुए संलग्न चेकलिस्ट को भरकर 2 सेट में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 सेट बनाने हैं, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलग और 2 सेट डॉक्यूमेंट्स के अलग बनाने हैं। और जो चेक लिस्ट में आप भरोगे, चेक लिस्ट देखो इसी पीडीएफ में, जो पीडीएफ मेरे पास है
उसी PDF आपके पास भी पहुंच गई होगी। जो PDF दे रखी है उसी PDF में चेकलिस्ट आप डाउनलोड करके उसको भर लें और उसका जो सीरियल नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट जो हैं सेट कर लें। जैसे पहले 10वीं की मार्कशीट है तो पहले 10वीं की मार्कशीट सेट करें, फिर उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है तो वो करें, ठीक है। मूल आवेदन है पहले तो पहले नंबर पे मूल आवेदन, फिर डिटेल्ड जो है कम स्क्रूटनी फॉर्म है, उसके बाद में 10वीं की अंक तालिका, जो भी है वो सीरियल वाइज मतलब जो आपको सेट करने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जो है चेक लिस्ट में अलग जो है ऑर्डर डाला है, सीरियल नंबर डाला है और डॉक्यूमेंट जो है आप आगे पीछे लगा रहे हो। इतना तो आपको समझ होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई कि एक तो मूल आवेदन पत्र, एक जो है जो आपका डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म था और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं सारे, ठीक है। और जितने भी आपके डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हैं यानी घोषणा प्रमाण पत्र हैं वो लेके जाने हैं, चेकलिस्ट को भरना है, 2 सेट तैयार करने हैं, ठीक है। अब 8वां पॉइंट आ जाओ। अभ्यर्थी को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों को स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां, ठीक है। अब जो भी फोटोकॉपी लगेंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सीरियल वाइज चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो चेकलिस्ट आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेट किए हैं फाइल में, तो जो है उसमें आपको खुद के हस्ताक्षर, खुद के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को चेकलिस्ट व समस्त प्रकार की स्वघोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी, यानी चेकलिस्ट मूल चलेगी, समझ रहे हो। मूल का मतलब उसकी जेरोक्स नहीं चलेगी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, और जो घोषणाएं हैं वो भी मूल ही चलेगी, उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक है ना। आ जाओ 9वें नंबर पे। एक से अधिक पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक स्वप्रमाणित सेट तैयार कर सत्यापन दल को देना होगा एवं प्रत्येक पद हेतु दस्तावेज की प्रारंभिक जांच कराएगा। यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु पात्रता जांच कराता है तो अन्य पद हेतु पात्रता की जांच नहीं करवाता है तो अंतिम चयन के समय केवल उस पद हेतु विचार किया जाएगा। यानी जितने पद के लिए पात्रता की जांच होगी उतने ही पद के लिए आपके पास जो है नौकरी के दरवाजे खुले रहेंगे, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट से सिलेक्ट हो तो अलग अलग जो है 2 बार आपको यानी अपने पात्रता की जांच करवानी है, 2-2 सेट ले जाके अलग अलग विषय से, ठीक है। अगर एक से कराते हो तो फिर एक से ही आप मान्य होंगे, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेज की पात्रता जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी, यानी अगर कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो फिर विभाग की कोई जो है जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी, 11वां पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण अधूरे दस्तावेजों सहित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उससे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। सत्यापन दल द्वारा लगाए गए आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पुनः निर्धारित की गई दिनांक में ही उसको दस्तावेजों की पात्रता जांच करवानी होगी। फिर से आपको डेट मिलेगी। उक्त निर्धारित दिनांक के उपरांत अभ्यर्थी को बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। फिर जब दोबारा से डेट मिलेगी उसके बाद फिर आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का किराया भत्ता दे नहीं होगा। ये 12वां पॉइंट है। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ जाने में आपका कोई किराया उराया आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अपनी जेब से जाओगे आप। अभ्यर्थी को किसी प्रकार, और लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः जो है 9:30 बजे से 6 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गए हैं। कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। तो
तो कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं वो वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट और शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो 9:30 बजे से 6 बजे तक जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद इसमें चेक लिस्ट है, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको भर लेना, है ना। और जिस हिसाब से आप चेक लिस्ट भरेंगे उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेट कर लेना। 2 सेट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और ओरिजिनल भी सभी ले जाने पड़ेंगे। सारे जो घोषणाएं स्व घोषणा पत्र हैं वो सारे संलग्न होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा वीडियो के अंत में कि इसे पूरा वॉच करें, कम्प्लीटली वॉच करें, स्किप ना करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, है ना। इन फैक्ट्स के बिना आप बिल्कुल अधूरे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें पसंद आए तो। और देखो मेहनत करते हैं, इतना कुछ बताते हैं तो देखो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक तो आप करें ही करें। ठीक है, और एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।